So students, welcome back to Physics Giri. It's Anirban Sai here and I want you people to एक बार remember कि हमने लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था. लास्ट क्लास was all about इंट्रोडक्शन टू कोलिशन. एक्चुअली कोलिशन होता क्या है, कोलिशन का मैंने तुमको एक एनालॉजी दिया था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का. मैंने तुमको ये दिखाया था जब दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ जाके कोलाइड करते हैं उनका सरफेसेस पहले डिफॉर्म होते हैं, उसके बाद उनका सरफेसेस फिर से रिफॉर्म होता है. एग्जैक्टली लाइक ए कोलिशन बिटवीन टू ब्लॉक्स जिनके बीच में एक स्प्रिंग है. याद है वो एग्जाम्पल, दो ब्लॉक्स आते हैं, उनके बीच का जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस होता है, फिर वो ब्लॉक क्या करता है, फिर से रिफॉर्म करता है और वो जो स्प्रिंग है फिर से रिफॉर्म होता है. उनका जो पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी था वो स्प्रिंग फिर से जब रिफॉर्म हो जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से उन दोनों ब्लॉक्स के पास एज ए काइनेटिक एनर्जी चला जाता है. इज़ दैट क्लियर? देखो वो कंसेप्ट को समझ के याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जाके हम इस आइडिया को बहुत यूज़ करने वाले हैं. तो आज का जो ये वीडियो, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिशन. हम यहाँ पर कोलिशंस को क्लासीफाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और पहला लॉजिक जिस पे हम कोलिशंस को क्लासीफाई कर रहे हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. मतलब इस पिक्चर को देखो जनता, देयर आर टू ब्लॉक्स है ना, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना u1, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना u2. ये लोग टकराते हैं और टकराने के बाद इनके पास कितना वेलोसिटीज है v1 एंड v2. तो यहाँ पर मैंने ये माना ये जो कोलिशन है ये कोलिशन ऐसा टाइप ऑफ कोलिशन है जहाँ पर इस सिस्टम का मतलब m1 m2 मिला के टोटल इनिशियली जितना काइनेटिक एनर्जी था, कोलिशन के बाद इन दोनों ब्लॉक्स का टोटल मिला के m1 एंड m2 दोनों का मिला के काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहेगा. और ऐसे कोलिशन को हम क्या बुलाते हैं? ऐसे कोलिशन को हम बुलाते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन. कम ऑन पीपल, इसको हम क्या बुलाते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन. मतलब कोलिशन के पहले सिस्टम के पास जितना काइनेटिक एनर्जी होगा, कोलिशन के बाद व्हेन दे आर सेपरेटेड, उन दोनों ब्लॉक्स को अगर मैं एक साथ कलेक्ट करके उनके काइनेटिक एनर्जी को निकालो तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी आएगा जितना पहले था. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता चलता. हमेशा ऐसा मत समझना कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है. ऐसे भी कोलिशंस हैं जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता. देखो इसमें सीन क्या है, मैं तुमको समझाना चाहूँगा कि हमारा जो दो ब्लॉक्स जब ये लोग कोलाइड करते हैं, मैंने तुमको बताया था इनके सरफेसेस जो है वो क्या हो जाते हैं? डिफॉर्म हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं. और इसको मैंने किसके साथ कंपेयर किया था? मैंने एक स्प्रिंग के साथ कंपेयर किया था जहाँ पर स्प्रिंग क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जा रहा था. याद है लास्ट क्लास के एग्जाम्पल, मैंने ऐसे दो ब्लॉक्स माने थे एंड दो ब्लॉक्स एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, या एक के पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था, सो द स्प्रिंग बिटवीन देम वाज गेटिंग कंप्रेस्ड. तो यहाँ पर जैसे दो सरफेसेस कंप्रेस हो रहे, जनता ध्यान से देखना, यहाँ पर जैसे दो सरफेसेस कंप्रेस हो रहे हैं, दिस कंप्रेशन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इसके बाद ये दो बॉडीज़ क्या करेगा? रिफॉर्म करेगा. क्या करेगा? दिस बॉडीज़ विल रिफॉर्म. नाउ सर रिफॉर्म का मतलब क्या है? रिफॉर्म का मतलब है दिस बॉडीज आर अगेन गोइंग टू रिगेन बैक देयर शेप एंड साइज. दबने के बाद फिर से ये लोग खुलेंगे. अभी ये रिफॉर्मेशन कंप्लीट होगा या नहीं हो, लेकिन तुम्हारे कोलाइडिंग बॉडीज़ के मटेरियल पे डिपेंड करता है. बात को समझो. अगर ये दो बॉडीज़ जो है, दिस टू बॉडीज़, अगर ये लोग कम्प्लीटली रिफॉर्म हो जाते हैं, मतलब ये जो सरफेसेस दबा हुआ था वो पूरा खुल जाता है, तब हम कहेंगे कि सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है. मतलब सिस्टम के पास इनिशियली जितना काइनेटिक एनर्जी था फाइनली भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी रहेगा. इसको थोड़ा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को यूज़ करके हम समझते हैं. देखो ध्यान से देखो, जब ये दोनों ब्लॉक्स कोलाइड करते हैं, इनफैक्ट कोलिशन को हमने एक स्प्रिंग के दबने से रिप्रेजेंट किया है, तो ये स्प्रिंग दब जाता है. तब क्या होगा? इन ब्लॉक्स के पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना. लेकिन जब ये स्प्रिंग फिर से खुलेगा और ये अगर कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाता है, इफ द स्प्रिंग अगेन गोज बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ, तो स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग खुलेगा, फिर दोनों ब्लॉक्स को धक्का देगा. इन दिस केस फिर से देयर विल बी ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. स्प्रिंग के पास जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो फिर से ब्लॉक्स के पास रिटर्न चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. मतलब स्प्रिंग ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंप्रेशन जितना काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया था, जब ये स्प्रिंग खुलेगा, जब ये स्प्रिंग फिर से अपने नेचुरल लेंथ में आएगा, एंड यस अगर ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ सकता है, अगर आ जाता है, तो इसका मतलब ये होगा इस स्प्रिंग ने अपने अंदर जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया था पूरा का पूरा क्या करेगा? फिर से दोनों ब्लॉक्स को रिटर्न सप्लाई कर देगा. दैट इज़ द रीज़न इन ब्लॉक्स के पास इनिशियली जितना काइनेटिक एनर्जी होगा, आफ्टर द कोलिशन या आफ्टर द स्प्रिंग कम्स बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ, उनके पास उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा.
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी बॉडीज़ है जहाँ पर एक बार ये लोग कोलाइड अगर करते हैं, कोलाइड करने के बाद जो डिफॉर्मेशन होता है वो पूरा का पूरा रिफॉर्म नहीं होता। फिर से ये दोनों ब्लॉक जब डिफॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ जाके टकराते हैं, दोनों सरफेसेस एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, फिर जब ये लोग खुलते हैं पूरा का पूरा खुलते नहीं है, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन इन बॉडीज़ में रह जाता है। थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन रह जाना मतलब तुम इसके साथ कंपेयर कर सकते हो कि स्प्रिंग जो है ऐसे समझो कि एक बार कंप्रेस तो हो गया लेकिन फुल्ली रिकवर नहीं करता, फुल्ली अपने नेचुरल लेंथ में नहीं आता। तो ऐसे होने से क्या होगा, स्प्रिंग के पास थोड़ा बहुत स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगा और दोनों ब्लॉक्स के पास फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कम ऑन पीपल, ऐसा समझो कि स्प्रिंग एक बार दबा, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आया, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ये बॉडीज़ कंप्लीटली रिफॉर्म नहीं कर रहे तो इसके साथ कंपेयर करो, ये जो स्प्रिंग है मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्प्रिंग के साथ कंपेयर करूँ तो ये स्प्रिंग जो है ये भी कंप्लीटली अपना रिकवरी नहीं करता, नेचुरल लेंथ में नहीं आता, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो उनके ब्लॉक से मिला था, ब्लॉक्स के काइनेटिक एनर्जी से जो मिला था पोटेंशियल एनर्जी वो रह जाएगा, है ना। दैट मीन्स फाइनली इन दोनों ब्लॉक्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इनिशियली इन दोनों ब्लॉक्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी था उससे कम होगा। इज़ दैट क्लियर? तो इन चीज़ों को हम आगे जाके और भी डिटेल्स में स्टडी करेंगे। आई होप सो तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आया, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन। देखो सीन क्या है। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पर, कम ऑन पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैंने यहाँ पर दोनों बॉल्स को एक साथ अपने सिस्टम में कंसिडर किया, मतलब इसमें एक फोर्स लगेगा दैट इज़ एफ, इसमें एक फोर्स लगेगा दैट इज़ एफ, है ना। तो अगर मैंने एक साथ पूरे सिस्टम में कंसिडर किया द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इन दिस केस जनता क्या होगा, द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इन दिस केस इज इक्वल टू ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो हो गया। अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहता है कि अगर सिस्टम पे नेट फोर्स ज़ीरो होता है तो सिस्टम का मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। किसी भी स्टेट में अगर तुम सिस्टम का मोमेंटम निकालोगे और अलग अलग उसी सिस्टम के स्टेट में उनके मोमेंटम के साथ अगर कंपेयर करोगे तो हमेशा उनका मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारा इनिशियल स्टेट है, दैट मीन्स बिफोर कलिशन, है ना। इनफैक्ट इनिशियल नहीं लिखता मैं, जैसे दिस इज़ बिफोर कलिशन, है ना। ये क्या है, ये वाला दिस इज़ ड्यूरिंग कोलिशन, है ना। और ये क्या है, दिस इज़ आफ्टर कोलिशन। एंड एज बिकॉज हमने दोनों बॉल्स को एक साथ कंसिडर किया, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स ज़ीरो है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि बिफोर कलिशन, जनता ध्यान से सुनना, बिफोर कलिशन सिस्टम के पास जितना मोमेंटम होगा, ड्यूरिंग कलिशन सिस्टम के पास जितना मोमेंटम होगा, आफ्टर कलिशन सिस्टम के पास जितना मोमेंटम होगा, सारे के सारे बराबर होंगे, दे विल बी इक्वल। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ जनता ध्यान से सुनना, बाय, एक मिनट, यस, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। बिफोर कोलिशन का मोमेंटम कितना है, m1 इंटू u1, u1 को मैंने प्लस u1 लिखा, ध्यान देना, दैट इज़ m2 इंटू u2। हमेशा याद रखना जब तुम इनमें वैल्यूज़ पुट करोगे, ऑलवेज हैव टू पुट द वैल्यूज अलॉन्ग विद साइन, बिकॉज मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। u1 और u2 का वैल्यू जब पुट करोगे तब साइन के साथ पुट करना पड़ेगा, है ना। दिस इज़ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ध्यान देना जनता, दिस इज़ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कलिशन। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मोमेंटम है दिस इज़ इक्वल टू द मोमेंटम ड्यूरिंग कलिशन। ड्यूरिंग कलिशन क्या होगा, ध्यान से देखना, मैंने वो केस मान लिया जब ये दोनों ब्लॉक्स मैक्सिमम कंप्रेस्ड है। यहाँ पर हमने मान लिया कि दोनों का स्पीड सेम हो गया। पिछले वाले वीडियो में समझाया था कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन तब आएगा जब दोनों बॉल्स का स्पीड सेम हो जाएगा, और इन अदर वर्ड्स जब इनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज़ीरो हो जाएगा। उस वक्त का मोमेंटम कितना होगा, m1 का स्पीड v और m2 का भी स्पीड क्या होगा, v, इसके बराबर होगा। या कोई और स्टेट ले लो, कौन सा स्टेट सोचो, आफ्टर कलिशन, उस वक्त का मोमेंटम कितना होगा, ध्यान से देखना, m1 इंटू प्लस v1 प्लस m2 इंटू प्लस v, है ना। मैंने ये लिख दिया। तो देखो बीच में हमने क्या किया, ये इक्वल, ये इक्वल। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पर दोनों बॉल को अपने सिस्टम में कंसिडर किया तो इन दोनों बॉल्स का जो मोमेंटम होगा, कंबाइंड मोमेंटम होगा, व्हाट एवर बी द सिचुएशन, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, इन सारे स्टेट्स में इनका टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पर
ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। इसमें से हम सिर्फ 2 टर्म्स को ही यूज़ करेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी सेकेंडली क्या है, एस बिकॉज मैंने तुमको इस डिस्कशन के पहले ही कहा था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन ऐसा कोलिशन है जहाँ पर इनका काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनके काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, है ना। अगर मैंने कहा कि इनका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, लेट अस से बिफोर एंड आफ्टर, मतलब बिफोर कोलिशन जितना काइनेटिक एनर्जी था, आफ्टर कोलिशन इन दोनों बॉल्स का कंबाइंड अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूँ उतना ही निकलेगा। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, ध्यान से देखना। दैट इज़ हाफ m1, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u1 स्क्वायर, पहले वाले के पास इतना काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज़ हाफ m2 इंटू u2 स्क्वायर, है ना। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन। एंड आफ्टर कोलिशन कितना होगा जनता, दैट इज़ हाफ m1, u1 वाला वेलोसिटी क्या बन चुका है जनता, v1, तो हम क्या लिख देंगे v1 स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हाफ m2, और ये कितना लिख देंगे, v2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अभी ना हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, ध्यान से देखना क्या मैनिपुलेशन करेंगे। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आप लोग इस टर्म और इस टर्म में फोकस करो। तो क्या मिलेगा, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2, दैट इज़ इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2, ठीक है ना। दैट इज़ द मोमेंटम बिफोर कोलिशन एंड द मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। तो यहाँ पर अगर मैं m1 को कॉमन ले लूँ तो हमको क्या मिलेगा, u1 माइनस v1, करेक्ट। और यहाँ पर अगर मैं m2 को कॉमन ले लूँ तो हमको क्या मिलेगा, v2 माइनस u2। इज दैट क्लियर पीपल, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ। ओके, तो ये हो गया हमारा लेट अस से इक्वेशन ए, और यहाँ से हम कुछ वैसा ही काम करेंगे। लेट अस से मैं यहाँ पर m1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इस वाले को इस तरफ लेके आ जाएंगे, है ना। और राइट हैंड साइड में अगर मैं m2/2 को कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये मिलेगा। लेट अस से दिस इज इक्वेशन बी, ध्यान देना जनता। इक्वेशन ए ध्यान से देखो, ये है, ठीक है, और ये जो है ये हमारा इक्वेशन बी है, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम m1 को अपनी सीन से हटा देंगे, विच मीन्स आई एम गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन बी बाय इक्वेशन ए। सो यहाँ पर अगर मैं b को a से डिवाइड करूँ तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। देखो m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यस पीपल, एक मिनट, वन मोर टाइम, m1 ये m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा जनता, ध्यान देना, दिस इज u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचेगा, ध्यान से देखो, u1 माइनस v1, और राइट में क्या बचेगा, ध्यान से देखो, दैट इज़ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, v2, एक मिनट यार, एक गड़बड़ कर दिया, जस्ट m2/2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, यार पीपल आई एम सो सॉरी, यहाँ पर u2 स्क्वायर होगा, m2 को अगर उधर लेके जाएंगे, दिस इज़ u2 स्क्वायर, दिस इज़ u2 स्क्वायर पीपल, आई एम सो सॉरी, v2 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, v2 माइनस, है ना, ठीक है, ओके फाइन। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, विच मीन्स a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ऊपर u1 माइनस v1 आएगा, नीचे भी u1 माइनस v1, वो कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा u1 प्लस v1, और यहाँ पर क्या बचेगा जनता, v2 प्लस u, ये बचेगा। कम ऑन पीपल, यहाँ तक समझ में आया, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। अभी जनता, अगर मैंने तुमको यहाँ पर पूछा व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ध्यान देना, तो अप्रोच मतलब m2 को देखेगा कि m1 उसके पास आ रहा है ना, m2 को m1 कितने स्पीड से आता हुआ देखेगा, m2 को रेस्ट में लेके आओ जनता, u2 पीछे लगाओगे, यहाँ पर भी u2 पीछे लगा दोगे, m2 रेस्ट में आ जाएगा, और m1 कितने स्पीड से आता हुआ देखेगा, u1 माइनस u2, यस। एंड इन दिस केस अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछता हूँ, सेपरेशन क्या होगा, m1 को दिखेगा कि m2 दूर जा रहा है,
तो m1 के रेस्पेक्ट में अगर मुझे m2 का स्पीड चाहिए तो हम m1 को रेस्ट में लेके आएंगे, पीछे v1 लगा देंगे और यहाँ पर भी पीछे v1 लगा देंगे। m1 रेस्ट में आ जाएगा और m1 को दिखेगा कि m2 से दूर जा रहा है विद स्पीड ऑफ व्हाट, v2 माइनस v1। सो इन दिस केस v2 माइनस v1 इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इज दैट क्लियर? इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखना, u1 माइनस u2 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड v2 माइनस v1 इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। नाउ यहाँ पर देखो, अगर मैं अभी इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखूँ, u1 u2 को अगर इस तरफ लेके आ जाओ क्या मिलेगा, u1 माइनस u2, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, v1 को अगर इस तरफ लेके चला जाए v2 माइनस v1। नाउ व्हाट इज u1 माइनस u2 जनता? u1 माइनस u2 इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 क्या होगा जनता? v2 माइनस v1 होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूशन है। कंक्लूशन क्या है? कंक्लूशन ये है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, ऐसा कोलिशन जहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करते हैं। देखो मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व है जनता। क्या कहा मैंने? मोमेंटम व्हाट एवर बी द काइंड ऑफ कोलिशन, अगर मैंने दोनों बॉल्स को एक साथ कंसीडर किया, नेटवर्क ज़ीरो होगा तो मोमेंटम तो हम हमेशा कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो रहा है, जो कि हर कोलिशन में नहीं होगा। अगर हमने इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई किया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रहा है एंड मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है। इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ ए कोलिशन कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। ऐसे केस में हमको मिलता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हमेशा वैलिड नहीं है, बट इस पर्टिकुलर केस के लिए फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन वी शैल से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यस पीपल, ये काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस, कम ऑन पीपल। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट, एक मिनट छोटा कर देना थोड़ा सा, हाँ, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इज इट ओके? तो ये था हमारा कंक्लूशन, ठीक है? अभी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को देख के ना हम एक टर्म डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? वी शैल डिफाइन ए टर्म विच इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ध्यान से सुनो जनता, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये हम हर टाइप ऑफ कोलिशन के लिए डिफाइन करेंगे। सिर्फ इसके लिए नहीं, सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन के लिए नहीं, हम हर कोलिशंस के लिए डिफाइन करेंगे। इनफैक्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई का वैल्यू देख के हम ये बता पाएंगे कि ये कैसा कोलिशन है, तुमको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या कहा मैंने? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये एक जनरल डेफिनेशन है जो हम सारे टाइप्स ऑफ कोलिशंस में यूज़ करेंगे। नाउ फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, कम ऑन पीपल, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, ऐसे कोलिशन के लिए ई का वैल्यू क्या निकलेगा? जस्ट नाउ हमने प्रूव किया कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन केस ऑफ ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन क्या रहता है? सेम रहता है। तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब आगे से अगर मैंने तुमको बोला भाई इस कोलिशन का ई का वैल्यू 1 है, तो तुमको क्या समझ में आ जाएगा? दिस इज़ ए कोलिशन जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। इस कोलिशन को हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन बुलाएंगे। इज दैट क्लियर पीपल? तुमको ये समझ में आएगा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन ऐसा कोलिशन है जहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है। यस, जब ये दोनों बॉल्स कोलाइड करते हैं तो उनका काइनेटिक एनर्जी जो है डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्योंकि मैंने ये टर्म यूज़ नहीं किया, मैंने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यूज़ किया है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जब ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में। इसको अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पर अगर डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी है, वहाँ पर हम इसी एनर्जी को स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कह रहे थे।
और अगर ये बॉडीज कंप्लीटली रिकवर करता है, रिकवर का मतलब समझ में आता है ना, दे विल अगेन रीगेन बैक देयर इनिशियल शेप एंड साइज, तब क्या होगा, इनका पूरा डिफॉर्मेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा, मतलब उनका सारा डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न हम कहते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन में तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का कुछ भी पोर्शन तुम्हारे डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बॉडीज़ में रह नहीं जाता। They don't stay back in the bodies in the form of what? Deformation potential energy. As the bodies completely recover, they again give back the deformation potential energy to the blocks in the form of kinetic energy. Is that clear, people? समझ में आया? Okay, fine. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? Friends, now let's discuss about the topic of perfectly inelastic collision. हमने इसके पहले क्या स्टडी किया था? परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। ये क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब ये ऐसा कोलिशन है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम है। क्या कहा मैंने? ये ऐसा कोलिशन है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉसेस क्या? मैक्सिमम है। मतलब तुम इस चीज़ को इंटरप्रेट कैसे करोगे, समझोगे कैसे? देखो, दिस आर टू बॉल्स, दोनों ट्रैवल कर रहे थे। डेफिनेटली यहाँ पर U1 का वैल्यू मैं U2 से ज़्यादा मानूंगा, तभी जाके M1 M2 के साथ जाके टकराएगा। बट कैच क्या है कि ये दोनों जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ये लोग डेफिनेटली डिफॉर्म तो करेंगे, और ये दोनों बॉडीज़ ऐसे मटेरियल से बना हुआ है कि डिफॉर्म होने के बाद ये लोग एकदम रिकवर नहीं करते। क्या कहा मैंने? एकदम रिकवर नहीं करते। दैट मीन्स दिस टू बॉडीज़ आफ्टर दे आर डिफॉर्म्ड, दे डोंट रिगेन बैक देयर शेप एंड साइज। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सोचो तुम्हारे हाथों में एक आटे का गोला है, आटे का गोला, उसको अगर तुम दबा के छोड़ दोगे तो तुम दबाने के बाद, डिफॉर्म होने के बाद वो जैसा शेप होगा उसका, उसके बाद छोड़ने के बाद भी वो वैसा ही शेप मेंटेन करेगा, रिकवर नहीं करेगा। कम ऑन पीपल, आटे का गोला है, उसको तुमने दबा के छोड़ दिया, तो दबाने के बाद वो शेप जो बिगड़ जाता है, जब तुम उस आटे के गोले को छोड़ दोगे उसका शेप वैसा ही रहता है, रिकवर नहीं करता। ऐसा ही चीज़ तुम एक टेनिस बॉल के साथ करो। कम ऑन पीपल, टेनिस बॉल को अगर दबाओगे डेफिनेटली वो दब जाएगा, लेकिन जब तुम उसको छोड़ोगे, व्हेन यू विल रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्सेस, द टेनिस बॉल विल अगेन रिगेन बैक इट्स शेप एंड साइज। यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं इस आटे के गोले के जैसा मटीरियल, वैसे मटीरियल के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर क्या होता है, बॉडीज एक बार डिफॉर्म तो हो जाते हो लेकिन उसके बाद रिफॉर्म नहीं होती। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखना, आफ्टर दे कोलाइड they don't separate, and that's because they don't separate, they start moving together with a common velocity v। because खुद सोच के देखो कि दो बॉडी जब एक दूसरे के साथ टकराता अलग कब होते हैं? जब टकराया उनका सरफेसेस दबा दबा दबा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद सेपरेट कब होते हैं? जब इनका सरफेसेस फिर से क्या करता है? रिफॉर्म करता है। व्हेन द सरफेसेस अगेन स्टार्ट रिगेनिंग बैक देयर शेप एंड साइज, जब एक दूसरे को फिर से धक्का देना चालू करता है, तभी जाके ये दोनों बॉल सेपरेट होते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इन दोनों का सरफेसेस फिर से अपना शेप रिगेन करता ही नहीं है। एक बार डिफॉर्म हो गया वैसे ही रहेगा, डिफॉर्म हो गया वैसे ही रहेगा, मतलब चिपक के रह जाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू गेट सेपरेटेड। सो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ ए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन? हमेशा याद रखना कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन में, क्या कहा मैंने जनता? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन में टकराने के बाद तुम्हारा सिस्टम में जितने सारे ब्लॉक्स हैं, दे आर गोइंग टू मूव टुगेदर विद ए कॉमन वेलोसिटी। ये ऐसा कोलिशन है जहाँ पर बॉडीज एक बार डिफॉर्म तो होते हैं लेकिन रिफॉर्म होते ही नहीं है। देयर इज़ नो रिफॉर्मेशन। मतलब ऐसा समझ लो कि यहाँ पर सिस्टम के पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, उस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का एक मेजर पोर्शन, क्या कहा मैंने? इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का एक मेजर पोर्शन तुम्हारे डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में दोनों बॉडीज़ में रह जाएगा। They will stay back in the body in the form of what? Deformation potential energy, which means अभी ऐसे केस में the final kinetic energy of the system will definitely be much lesser than the initial kinetic energy of the system। ये एनर्जी का गैप कहाँ से आया? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी जो खो गया, डिसअपेयर हो गया, वो कहाँ है एक्चुअली? Energy can never be destroyed. Energy will always be transferred from one form to the other form। यहाँ पर kinetic energy का जो तुमको कमी दिख रहा है, that kinetic energy is actually converted into what? Is actually converted into deformation potential energy। इसमें कन्वर्ट हो गया
बॉडीज़ के डिफॉर्मेशन में स्टोर होकर रह गया इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन तो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा याद रखना। अभी क्या मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हैं? जस्ट गो बैक टू द बेसिक्स। ध्यान देना, जब M1 M2 के साथ टकराता है, इस पे F फोर्स इधर लगेगा, इस पे भी F फोर्स इधर लगेगा। और अगर मैंने दोनों ब्लॉक्स को एक साथ सिस्टम में कंसिडर किया, इस सिस्टम में नेट फोर्स अभी भी ज़ीरो है और मोमेंटम कंजर्व होने के लिए सिर्फ एक ही नेसेसिटी है, एक ही रिक्वायरमेंट है कि तुमने जो सिस्टम चूज़ किया है उस सिस्टम पे नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो डेफिनेटली मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ दिस इज़ द पिक्चर बिफोर कोलिशन, है ना, एंड इफ़ दिस इज़ द पिक्चर आफ्टर कोलिशन, सो अगर हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? ध्यान से देखना, दैट इज़ M1 into U1 plus M2 into U2. This is the initial momentum of the system is equal to final momentum क्या होगा? M1 plus M2 into V. This is the final momentum of the system. Is that clear? मतलब अभी अगर तुमको कोई पूछे ये बताओ तो दोनों ब्लॉक्स कितने स्पीड से ट्रैवल करेगा, फाइनली यहाँ से निकाल सकते हैं। V का वैल्यू कितना होगा? ध्यान से देखो, that is M1 into U1 plus M2 into U2 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे? M1 plus M2. So this is the velocity with which both the blocks are going to move together. Is that clear? समझ में आया सबको? पक्का? ध्यान से देखो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज़ को प्रोसेस करो। ठीक है, ओके। अभी जनता एक बात बताऊँ, ऐसे सिनेरियो में अगर मैं तुमको पूछता हूँ व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उसका जवाब क्या आएगा? व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस? इन दिस केस दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से सेपरेट होते ही नहीं है, दोनों बॉडीज़ एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का स्पीड हमेशा कितना दिखाई देगा? ज़ीरो दिखाई देगा। कम ऑन पीपल, दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं, दे आर गोइंग टू मूव टुगेदर, एंड इफ़ दे आर गोइंग टू मूव टुगेदर, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का स्पीड हमेशा ज़ीरो दिखाई देगा। द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फॉर ए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन अगर तुमको पूछे बताओ तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, तुम बोलोगे सर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और यहाँ पर तो सेपरेशन हो ही नहीं रहा और मैंने नीचे अप्रोच लिख दिया, ऊपर अगर ज़ीरो आ गया तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू कितना आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, इन केस ऑफ ए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। या अगर तुमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ज़ीरो दिख रहा है, क्योंकि ये समझ जाना चाहिए दैट ये दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो कोलिशन है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। देखो यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑफ ए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन बिटवीन अ बुलेट एंड ए ब्लॉक ऑफ वुड इन विच इट इज़ फायर्ड। जस्ट इमेजिन करो, एक ब्लॉक रखा गया है, उसमें अगर तुम बुलेट फायर करोगे और वो बुलेट जाके इस ब्लॉक के अंदर घुस जाता है, उसके बाद क्या होगा? ब्लॉक और उसके अंदर का बुलेट दोनों एक साथ मूव करने वाले। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। समझ में आया? डिड यू गेट द पॉइंट? एंड पीपल, दिस इज द लास्ट category of collision that we are going to talk about. Inelastic collision. Come on people, perfectly elastic मतलब bodies will completely recover their shape and size. Perfectly inelastic का मतलब क्या है कि बॉडी एकदम अपना शेप एंड साइज रिकवर नहीं करेगा। तो inelastic क्या है? inelastic इन दोनों collisions के बीच में आता है। That means bodies टकराएंगे, no doubt these two bodies are going to collide with each other, डिफॉर्म भी करेंगे और डिफॉर्म करने के बाद रिकवरी भी होगा। बट द पॉइंट इज पूरा रिकवरी नहीं होगा, थोड़ा बहुत बॉडीज़ क्या होगा? डिफॉर्म्ड रहेंगे। देखो थोड़ा बहुत रिकवरी होगा, सो दे विल बी सेपरेटेड, दे विल नॉट स्टिक विद ईच अदर, बिकॉज रिकवरी तो हुआ है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि फुल रिकवरी नहीं हुआ। द बॉडीज़ डिड नॉट कम्प्लीटली रिगेन बैक देयर शेप एंड साइज। मतलब कुछ ना कुछ बॉडीज़ में तुमको दबे हुए सरफेसेस दिखेंगे, तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ बॉडीज़ में डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी अभी भी प्रेजेंट है आफ्टर कोलिशन। ठीक, तो ऐसे केस में अगर तुम पूछोगे सर व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, डेफिनेटली फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा तो कम होगा, क्योंकि तुमको बॉडीज़ में थोड़ा बहुत तो डिफॉर्मेशन दिखाई देगा, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे दबा हुआ रहेगा, थोड़ा बहुत दबा हुआ रहेगा।
मतलब इन बॉडी के पास अभी भी कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी रह जाता है। कहाँ से आया ये डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी? बॉडी के पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था उसका कुछ पोर्शन बॉडीज़ में रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, और बाकी जो एनर्जी है वो बॉडीज़ को फिर से मिल जाता है, बट वो जो मिल जाता है दैट इज़ लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनइलास्टिक कोलिशन। क्या हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? डेफिनेटली पीपल, यू कैन कंजर्व मोमेंटम। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? m1 into v1 is equal to what? m2 into v2, and what is the final momentum of the, sorry यार मैंने गलती से v1 v2 बोल दिया, u1 u2 बोलना चाहिए था। that is m1 into u1 plus m2 into u2, this is the initial momentum of the system, और final momentum क्या होगा? m1 into v1 plus m2 into v2। फिर से याद दिला दूँ, दिस आर मोमेंटम इक्वेशंस। यहाँ पर जब तुम वैल्यूज पुट करोगे u1 का, u2 का, v1 का, v2 का, जब वैल्यूज पुट करोगे यू हैव टू पुट द वैल्यूज अलॉन्ग इट साइन, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा दैट विल बी मोर देन 0 बट लेस देन 1। मतलब 0 कब होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक कंडीशन में। 1 कब होता है? परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन में। इन इलास्टिक दोनों के बीच लाई करता है, तो ई का वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा होगा, और लेकिन 1 से क्या होगा? 1 से कम होगा ज़्यादा। बोलो ये समझ में आया? सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमने कोलिशंस को क्लासीफाई किया, दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जहाँ पर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, सॉरी मैंने लाइन को करेक्टली बोला नहीं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है उसको हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन कहते हैं। जहाँ पर कंजर्व एकदम नहीं होता, बहुत लॉस हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का, परफेक्टली इनइलास्टिक। और थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी जो कि डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में बॉडीज़ में रह जाता है उसको हम इन इलास्टिक कोलिशन बुलाते हैं। इज़ दैट क्लियर पीपल? ओके, तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पर ही कंक्लूड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कोलिशंस को और एक बार स्टडी करेंगे, लेकिन इस बार हम जब कोलिशंस को क्लासीफाई करेंगे उसके पीछे का लॉजिक थोड़ा अलग होगा, जो आइडिया है वो थोड़ा अलग होगा, ठीक है। टिल देन इस वीडियो को अच्छे से देखो। आई थिंक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पीपल, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस, ठीक है। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी कोलिशन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।